नमस्कार साथियों, वर्तमान में जो ये संक्रमण काल चल रहा है, इसके अंदर हर घर की एक समस्या है कि ऑनलाइन क्लासेस के चलते हुए बच्चे घरों के अंदर जो माहौल है उसके अनुसार एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक शिक्षक होने के नाते हमें भी ऐसी समस्याओं से रोज़ रूबरू होना पड़ता है। गार्जियन के फ़ोन आते हैं कि सर बच्चे के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, चेंजेज आ रहे हैं, उसका ध्यान नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों में परिवर्तन क्यों आ रहा है, इसकी समस्याएं क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, वो आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंटेलिजेंस काउंसलर और ब्रेन इम्प्रूवर मिस्टर प्रदीप जाड़ीवाल। प्रदीप जी, मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं अभी वर्तमान में, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? दरअसल हम ये कह सकते हैं कि अभी जो चेंजिंग हुई है अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज है वो सारी कुछ रन होने लगी है। अचानक से क्या हुआ है कि एक माहौल का चेंजिंग होना, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर बंदे का जो दिमाग होता है वो पहले से पूरा का पूरा सेट रहता है और कहीं ना कहीं उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसके साथ भी चलती है। तो यहाँ पे जितने भी जो इस सिस्टम के अंदर बच्चे अब रन कर रहे हैं या फिर वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति या फिर जो बच्चे इस चीज़ के लिए उनका इंटेलिजेंस पहले से तैयार था, वो तो इसके अंदर आसानी से सर्वाइव कर पा रहे हैं। पर उनके अलावा जिनका लेवल इस टाइप का नहीं था या फिर उनके जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी थी वो उस लेवल की नहीं थी, या फिर जैसे मान लो कि जिन पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को हमेशा ये कहा जाता था कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये नहीं है, तो वो बच्चे क्या है कि जज नहीं कर पाते कि इस टाइम हमें किस तरीके से लीड करना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। और उस वजह से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स जो है कि उनके अंदर कमज़ोर या फिर दूसरे इम्पैक्ट उनके अंदर आना, जैसे मान लो कि लंबे टाइम तक मोबाइल का मिसयूज करना, उसके बाद में उनके जो आलस की प्रवृत्ति है वो बढ़ना, इरिटेशन आना, वो सारी प्रवृत्तियाँ उनके अंदर पास आ जाती है। जी। एक समस्या हमारे पास में रेगुलर जो आ रही है, गार्जियंस बताते रहते हैं, उनकी स्थिति ये रहती है, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जब पहले छोटी क्लास में था तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, प्रोग्राम्स में भाग लेता था, लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है उसका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो नए तो ढंग से घर वालों से बात करता है, नए पहले जैसे खेल कूद में रुचि लेता है, उसका वो अलग खोया खोया रहता है, गुमसुम रहता है। तो ऐसी स्थितियाँ उसके व्यवहार में ये परिवर्तन अचानक क्यों आ जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हर बच्चे का दिमाग होता है वो अलग अलग सिस्टम के लिए बना होता है, और उनकी जो 8 मल्टीपल टाइप इंटेलिजेंस होती है, जिनका मैं हर अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ कि एक व्यक्ति के अंदर 8 तरीके की जो है वो योग्यताएं पाई जाती है, जिनमें फर्स्ट जो है वो इंट्रोवर्ट होती है, सेकंड एक्सट्रोवर्ट होती है, फिर विजुअल हो गई, उसके बाद में लिंग्विस्टिक हो गई, उसके बाद में लॉजिकल हो गई, इसके बाद काइनेस्थेटिक हो गई, ठीक है, उसके बाद में अपना जो ऑडिटरी फील हो गया और ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस में हर बच्चे का जो सिस्टम रहता है वो अलग अलग रहता है। किसी का इंट्रो पार्ट अच्छा होता है, किसी का एक्सट्रो पार्ट अच्छा होता है, किसी का लॉजिकल अच्छा होता है। अच्छा, मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का पहले ध्यान वो चंचल थे या बहुत कुछ उनके अंदर जो सिस्टम उनका काम करता था या फिर वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में अच्छे थे, वहाँ पे अगर उनको बार बार रोक दिया जाता है, एक्चुअल में वो उनकी स्ट्रेंथ का पार्ट होता है और हम उसको बार बार रोक देते हैं। आप देखोगे कि जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ और वो सारा काम करते हैं वो पढ़ाई में भी होशियार होते हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी जो प्रेशर होता है उसको मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और वो अपना काम आउटडोर एक्टिविटी के साथ बखूबी कर देते हैं। यानी पेरेंट्स का क्या मानना है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे 5 से 6 घंटे पढ़े। तो आपको पता है कि स्कूल आप रन करते हो तो बच्चों को आप 6 घंटे तो वहाँ पे भी पढ़ा रहे हो, फिर एक मान लो टीचर उन्होंने अपॉइंट कर दिया, वो भी उसको पढ़ा रहा है। इतना कैपेसिटी उसके दिमाग का नहीं होता है। इसके लिए उसका स्ट्रेस लेवल डाउन करने के लिए उसको आउटडोर एक्टिविटी की सबसे ज़्यादा नीड होती है, पर हम उस एक्टिविटी को बार बार बंद कर देते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों को खेलने कूदने का पूरा मौका मिलना चाहिए और उनको जो आउटडोर स्पोर्ट्स है उनके अंदर गार्जियन को पूरा भागीदारी उनकी करवानी चाहिए। अगर इंडोर एक्टिविटी से ज़्यादा जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटी करते हैं उनके दिमाग की जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो आप देखोगे कि इंडोर वालों से ज़्यादा रहेगी। जो मोबाइल में, टीवी में, इसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं अगर वो आउटडोर एक्टिविटी में जा रहे हैं तो वो एक्चुअल स्ट्रेस लेवल को डाउन करते हैं और उनकी इंटेलिजेंस का मिसयूज नहीं होता। जी। अगर आपकी इंटेलिजेंस का मिसयूज होगा तो
तो वहाँ पे आपके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आप जो चीज़ याद कर रहे हो वो बाद में याद होनी बंद हो जाएगी, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। प्रदीप जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है यदि एक स्कूल संचालक होने के नाते भी और अभिभावक होने के नाते भी, कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों की जो रुचि होती है, उनकी जो हॉबीज होती है, वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो उसको पहले किसी खेल में बड़ी रुचि होती है, फिर अचानक वो खेलना कूदना बंद कर देता है और फिर उसकी गाने में रुचि हो जाती है। फिर ऐसा कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि उसकी गाने में भी रुचि नहीं है, किसी और काम में रुचि हो जाती है। या फिर ऐसा होता है कि बचपन में वो बच्चा ये कहता है कि मुझे बड़ा होकर के डॉक्टर बनना है, लेकिन जब वो 8, 9, 10 में आता है तो वो कहता नहीं मुझे तो इंजीनियर बनना है और मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा, ये काम करूंगा। लेकिन जब वो 10th करता है तो उसके बाद अचानक वो ये कहने लग जाता है कि मुझे तो फौजी बनना है या मुझे पुलिस में जाना है। तो ये जो चेंजेज है वो बच्चों में अचानक कैसे आ जाते हैं? कोई वातावरण का प्रभाव होता है या कोई और कारण होता है? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो ब्रेन होता है उसकी जो सिस्टम है वो मतलब जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो वैसे वैसे वो चेंज होता रहता है। मतलब यहाँ पे आप खाली शॉर्ट टर्म के लिए किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो, ना कि उसको एकदम रेगुलरली आप चेंज करना चाहते हो। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक अपना इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट इन द सेंस वो क्रिएट होता है, या तो आपके फ्रेंड कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको देख के और आपका भी इंटरेस्ट हो जाएगा कि मैं भी ऐसा करूं। बिल्कुल। या फिर किसी ने आपको बता दिया कि आप ऐसा कर लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम के लिए अपना इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पे बन जाएगा। भी अपने कहने का मतलब है कि अपना सामाजिक जो अपना वातावरण है उसका भी प्रभाव हमारी रुचियों के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर, हमारी हॉबीज के ऊपर पड़ता है। कि मैं ये देखता हूँ साहब मेरे चाचा जी एक इंस्पेक्टर और मैं उनको देखता हूँ तो मेरी रुचि बन जाती है कि मुझे भी पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, वैसा भी जैसा बचपन में बच्चों के साथ होता है। लेकिन बड़े होते होते वो रुचियाँ चेंज हो जाती है। उसको अपन अगर देखते हैं कि अपने व्यक्तित्व से और उसकी हॉबीज को अपन कैसे कोरिलेट कर पाएंगे? अब इसमें क्या होता है कि आप जब उस रुचि के अंदर जा रहे हो वो हो गया आपका इंटरेस्ट। अब एक बहुत बड़ा पार्ट जो आज तक किसी पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स अभी अपन ने बात की थी कि 8 मल्टीपल टाइप इंटेलिजेंस जो होती है, तो इंसान का इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस में वो कभी भेद नहीं कर पाते कि कौन सी मेरी इंटरेस्ट है और कौन सा मेरा इंटेलिजेंस है। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए इंटरेस्ट के तौर पे उस फील्ड में चले जाते हैं जी। जब उस फील्ड में अपन चले जाते हैं उसके बाद अपने को पता चलता है कि हमारा जो बैकअप सपोर्ट जो इंटेलिजेंस है वो हमें वहाँ पे सरवाइव करने के लिए सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा है वो ये चाहता है कि मैं खिलाड़ी बन जाऊँ, ठीक है। अब खिलाड़ी वो चाहता है कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी बनूँ, तो सबसे पहले देखो कौन कौन सी इंटेलिजेंस उसको चाहिए। सबसे पहले एक्सट्रोवर्ट चाहिए उसको, ताकि वो टीम प्लेयर बन सके, ठीक है। सेकंड चीज़ उसको चाहिए काइनेस्टिक, जिसमें फुल बॉडी मूवमेंट उसका अच्छा रहे, हाथों का दिमाग का कोऑर्डिनेशन है वो एकदम प्रॉपर रहे, जिससे वो जो काम चाहे वो कर सके। थर्ड जो उसको चाहिए वो चाहिए एस्थेटिक सेंस, यानी जन्मजात खिलाड़ी के गुण उसके अंदर होने चाहिए। बिल्कुल। अब अगर मान लो वो कोई MS धोनी मूवी देख के और ये चाहता है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, और उसके पेरेंट्स उसको वहाँ पे एडमिशन करा देते हैं, तो वो थोड़े टाइम का उसका वो रहेगा सिस्टम। उसके बाद क्या होगा, जब उसको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं मतलब क्रिकेट के लिए बना ही नहीं हूँ, मतलब मेरे को वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो आपका दिमाग जो है वो करा। मैं आपको रोकना चाहूँगा, MS धोनी से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, समझ में आ रही है कि MS धोनी शुरुआत में एक फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे, लेकिन जब उनके कोच उनको देखते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे, तो उसमें अपन क्या समझें कि उस वक्त उस कोच ने क्या उनके माइंड को रीड कर लिया था या उसने उसकी इंटेलिजेंस को पहचान लिया था कि वो क्या कर सकता है? ये चेंजेस सडनली कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे अपने काइनेस्टिक पार्ट में 2 तरीके के अपने सिस्टम होते हैं जी। एक होता है फाइन मोटर स्किल, एक होता है ग्रोस मोटर स्किल। अब आप देखोगे ग्रोस मोटर स्किल जो होता है उसके अंदर आपका फुल बॉडी का पार्ट जो होता है, फुल बॉडी मूवमेंट का पार्ट होता है, वो एक्टिव होता है। अगर वो स्ट्रेंथ में, इसका मतलब आपका बॉडी मूवमेंट बहुत शानदार है। पर वही फाइन मोटर स्किल जो होता है उसमें क्या होता है, आपके मतलब हैंड्स का जो स्किल है, फिंगर स्किल है, ये सारे स्किल आ जाते हैं फाइन मोटर स्किल के अंदर। अब आप सोचो कि एक्सट्रोवर्ट तो दोनों में ही चाहिए, क्योंकि दोनों में टीम होगा। बिल्कुल चाहिए। अगर इंट्रोवर्ट आप डाल दोगे तो वो सामने साथ वाले खिलाड़ियों को आगे भेज देगा, खुद पीछे रह जाएगा, ठीक है। अब क्रिकेट के अंदर आपके हिसाब से कौन सा फुल बॉडी मूवमेंट का पार्ट चाहिए या फिर फाइन मोटर स्किल जैसे हाथों का, आंखों का कोऑर्डिनेशन चाहिए?
फुल बॉडी मूवमेंट जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि एक खिलाड़ी के पास होना चाहिए। ये फुटबॉल के खिलाड़ी के पास ज़्यादा होना चाहिए, क्रिकेट के पास होना चाहिए। फुटबॉल के पास अब वो फुटबॉल खेल रहे थे तो वहाँ पे हो सकता है कि उनका फुल बॉडी मूवमेंट का जो पार्ट है वो कम हो और हो दोनों स्ट्रेंथ के अंदर, पर दोनों का जो लेवल है उसमें फुल बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा कम हो और फाइन मोटर स्किल है वो ज़्यादा हो। तो मीन्स अगर वो क्रिकेट में जाते हैं यानी वो जहाँ पे मारना चाहें वहाँ पे वो मार सकते हैं। आपने देखा होगा MS धोनी सर जो है वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, वो शायद कोई भी नहीं मार पाता, उनका खुद का इजाद किया हो। यानी वहाँ पे क्या होता है, वो अपने जो हाथों का कोऑर्डिनेशन है, अपनी कलाइयों का, अपनी उंगलियों का, अपनी आंखों का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर एकदम सिस्टम से उनका फ्लो करता है और वो शॉट भी लग जाता है, जबकि दूसरे खिलाड़ी भी प्रयास करते हैं वो नहीं हो पाते। तो उस कोच ने शायद वही उनके अंदर नोटिस किया होगा कि ये जो व्यक्ति है ये फुटबॉल से ज़्यादा एनर्जी और अच्छा क्रिकेट के अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आज एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चों के अंदर एकाग्रता का अभाव रहता है, उनके ध्यान डाइवर्ट रहते हैं जगह जगह पे, कहीं गेम्स में, मोबाइल में, टीवी में, खेल में, दोस्तों में। तो ऐसे एक बड़ी हेडेक रहती है शिक्षकों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी कि वो बच्चे को कंसंट्रेट कैसे कर पाएँ, उसको एकाग्रचित्त कैसे रख पाएँ ताकि उसकी स्टडीज़ और उसके कैरियर पर वो फोकस कर सके। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे आप? ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। वैसे देखें तो कंसंट्रेशन पावर है वो किसी भी बच्चे में होना बहुत अति आवश्यक है। पर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसा कि अपन ने साइंस में पढ़ा है कि हमारे लेफ़्ट और राइट दो ब्रेन होते हैं। बिल्कुल, है ना। अब दोनों में से या तो लेफ़्ट काम कर रहा है या फिर राइट काम कर रहा है या फिर दोनों के अंदर बैलेंस है। जैसे अगर दोनों में बैलेंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसा होता है जैसे 3 इडियट के अंदर वायरस था। प्रोफेसर वायरस जिसको कहते थे, वो दोनों हाथों से अलग अलग चीज़ लिखते थे बिल्कुल एक साथ। आपने देखा होगा मूवी में, वो हमने फिल्मों में देखा। क्या सच में भी वैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन, यानी राइट हैंड को कोऑर्डिनेट कर रहा है लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट हैंड को कोऑर्डिनेट कर रहा है राइट ब्रेन। अगर आप दोनों हाथों से लिख रहे हो इट मीन्स आपके दोनों ब्रेन काम कर रहे हैं। अगर आप प्रयास करोगे तो आप दोनों हाथों से एक टाइम में अलग अलग चीज़ लिख पाओगे। पर अगर ये बैलेंस 50-50 है तब तो आप ऐसा कर सकते हो और आपका कंसंट्रेशन पावर भी एकदम प्रॉपर रहेगा, आप हर चीज़ को बखूबी कर पाओगे। पर यहीं अगर बात करें कि ये गैप जैसे जैसे बढ़ता जाता है कि यहाँ पे 51, 49, 52, 48, 53, 47 जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाएगा, चाहे वो लेफ्ट साइड में बढ़ो या राइट साइड में बढ़ो, वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन पावर भी कमज़ोर होता जाएगा। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम के अंदर मानते हैं कि 7% तक ये सही हो सकता है। 7 के बाद में अगर ये बैलेंस में नहीं है, 7 से ज़्यादा अगर है तो वो व्यक्ति लंबे टाइम तक एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। यानी वो थोड़े टाइम तक कंसंट्रेट करके जैसे पढ़ाई कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए क्लास के अंदर है, फिर क्या होगा, ब्लर होके और वो कहीं और चला जाएगा। फिर जब वो वापस आएगा तो बोर्ड के ऊपर टीचर ने बहुत सारी चीज़ें लिख दी होगी। तो ये सिस्टम, और वही वो जॉब के अंदर करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने का जॉब करेगा, इससे ज़्यादा वो जॉब भी नहीं कर पाएंगे। और इसी सिस्टम को अगर अपन माने कि अपन आध्यात्म में ले तो यहाँ पे अपन इसको कहते हैं कि पैरों में चक्कर होते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं वो कोई भी एक क्षेत्र में अधिक समय तक टिक नहीं पाते हैं। जब देखते हैं 6 महीने बाद मिलते हैं, भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो हर बार एक नया काम लेकर के वो आते हैं। वो यही कारण है कि उनके लेफ्ट और जो राइट ब्रेन है उनका कोऑर्डिनेशन या उनका जो रेशियो है वो बिल्कुल बराबर नहीं होता है। चलिए, इसमें मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ ली है, सुनी है, बहुत सारे लोग हम जो अपनी स्टडीज़ में भी ये देखते हैं कि ब्रेन का बहुत बड़ा इसमें एक हिस्सा होता है जो अपनी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। लेकिन क्या हम इन समस्याएं जो हम रोज़ाना जूझ रहे हैं इनका क्या कोई समाधान भी, जैसे मुझे पता है कि साहब ये परेशानियां, जैसे आपने बता दिया कि लेफ्ट और राइट ब्रेन अगर दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, दोनों का रेशियो सही नहीं है, तो बच्चा इस प्रकार से नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरे बच्चे में ये समस्याएं हैं, या मैं मेरे बच्चे की ब्रेन की अगर मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि उसकी रुचि कहाँ है, वो किस क्षेत्र में क्या कर सकता है, अच्छा कर सकता है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन गुड लक फाउंडेशन के अंदर एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है जिसको पिछले 6 साल से रन किया जा रहा है जी। जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी भी बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर ब्रेन मैपिंग करते हैं। ब्रेन मैपिंग के ज़रिए हम उनके 8 मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, उनके लेफ्ट राइट दोनों ब्रेन का बैलेंस, उनकी एक्वायरिंग मेथड की वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे वो पीछे जा सकते हैं, अगर अपन लर्निंग पैटर्न उनका क्या है कि किस तरीके से वो जल्दी सीख सकते हैं,
इसके बाद में अगर अपन बात करें तो पूरा का पूरा करियर ग्राफ, यहाँ पे अपन उनका IQ लेवल है, इमोशन लेवल है, क्रिएटिव लेवल है और एडवर्सिटी लेवल है। यानी अपने यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं मोस्टली यही जानते हैं कि IQ लेवल ही सब कुछ होता है, पर IQ लेवल सिर्फ और सिर्फ आपकी याद करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए होता है जी। इसके अलावा आप देखोगे तो इमोशनली जो है वो अपनी जगह पे काम करेगा। अगर आप इमोशन में है या फिर नहीं है, उसके क्या अच्छे प्रभाव है, क्या उसके बुरे प्रभाव है। उसके बाद क्रिएटिव अगर आप हैं तो उस लेवल का क्या अपना सिस्टम रहता है। एडवर्सिटी जो है वो आपको पावर देता है, ये आप किसी भी लड़ाई से लड़ते जाएंगे। अगर वो कम होगा तो आप जल्दी गिव अप कर देंगे, पेन टेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर नहीं होगी। तो ये सारे लेवल जो है, प्लस अपने जो इनबॉर्न टैलेंट है हर इंसान में, चलो पढ़ाई लिखाई को अपन साइड में कर देते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा हटा देते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, पर फिर भी हर व्यक्ति के अंदर एक जन्मजात गुण होता है, उस हिसाब से वो काम करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग 5वीं क्लास, 10वीं क्लास या फिर 8वीं क्लास पढ़े हुए हैं और बहुत आगे तक पहुंचे हुए हैं। जी। वो क्यों पहुंचे हुए हैं? क्योंकि उनके अंदर जो जन्मजात गुण हैं उनको उन्होंने खुद ने पाया या फिर उन्होंने खोजा और उसके बाद उन्होंने उस पर काम किया, तो वहाँ पे उनको जो एफिशिएंसी कम लगा के और ज़्यादा डेवलपमेंट मिला, वो पॉसिबल है हर इंसान के लिए। पर फर्स्ट अपन इसको जाने कि हम आखिर है क्या और उसके हिसाब से अपन अपना करियर चूज करें। तो इसके लिए हम अपने जो इंटेलिजेंस करियर काउंसलिंग जो है उसको प्रेफर करते हैं, जो हर क्षेत्र में आज अवेलेबल है हमारे फाउंडेशन की तरफ से। धन्यवाद साथियों। आज अपन ने जाना कि ब्रेन और उससे जुड़ी इंटेलिजेंस किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। हमारे साथ आज थे प्रदीप जी जाड़ीवाल, जो गुड लक फाउंडेशन के हमारे प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ शामिल हुए हैं। शाकंभरी समाचार में हम अगले अंक में जानेंगे कि ये ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट होता क्या है और हम कैसे इसको कंडक्ट करवा सकते हैं, ये कहाँ से हो सकता है और इसके हमारे बच्चे के व्यक्तित्व में या हमारे व्यक्तित्व में उसको उतार चढ़ाव में कैसे यह कारगर साबित हो सकता है, अगले अंक में जानेंगे हम। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आप इस विषय में आपकी कोई भी समस्या है या कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।